जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आपकी परीक्षा यूपी ट्रिपल पेट की 6 सितंबर को है। 6 सितंबर को और 7 सितंबर को है। तो अगर आप साथियों उस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस को साथियों जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से लगभग आपके 10 से 12 सवाल आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। और साथियों चेक भी करिएगा कि आपका लेवल क्या है, आप इन सवालों में से कितने सवाल बिल्कुल सही कर पाते हैं। तो 100 सवालों में से कम आपको 35 सवाल साथियों बिल्कुल सही करने होंगे। इस स्कोर को अचीव करने के साथियों लग जाइए और इस रण क्षेत्र में आप कूद पड़े हैं तो इस रण क्षेत्र को जीत कर जाइएगा साथियों, यानी कि 100 सवालों में से 35 प्लस आप लोग सवाल करके जाइएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो यूनाइटेड प्रोविंस इसको कहा जाता था, हिंदी में इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत से इसका नाम जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश हुआ है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत, अगर आपका जवाब साथियों वंदे मातरम है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले कब गाया गया और कहां पर गाया गया? तो गाया गया तो कलकत्ता में गाया गया, लेकिन कब गाया गया? तो 1896 में गाया गया, इसलिए जिनका आंसर सी है तो बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो मैं कहूंगा 3 शेर दिखाई देते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंतिम वाक्य सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो ये जो सत्यमेव जयते है ना साथियों, यही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम साथियों 24 जनवरी 1950 को पड़ा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? एक बार आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिए, है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो अगर आपका जवाब साथियों हाथी है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय से किसने बनाया था? ये क्या लिखा हुआ है साथियों? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? ये आपसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऑप्शन से यहां पर ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए। क्योंकि पिंगली वेकैया जी यहां पर आ गए और स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय आ जाए, तो अगर यहां पर ध्वज आ जाता तो आपका पूरा हो जाता। यानी कि स्वतंत्र भारत के एक तरीके से अगर बात करें, जो राष्ट्रीय ध्वज था ना, ये किसने तैयार किया था? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का? तो पिंगली वेकैया के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत के ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? अब देखिए ये सवाल पूरा आया है, तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? यहां पर तो फिर दिक्कत दे रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन इधर उधर हो गए। तो अगर ये सवाल आ जाए, भारत के राष्ट्रीय गीत के ध्वज का डिजाइन किस रचयिता कौन है? ये क्या है? कुछ दिक्कत सवाल में साथियों टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इत्र नगरी की अगर बात करें तो कन्नौज को कहा जाता है। अगला देखिए भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राइट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई हमेशा 2 होगी। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी की अगर बात करें तो ये अपने उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। आंसर आपका सी होगा। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो कारगम आप लोग याद रखेंगे। कारगम ये तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। जागोई नृत्य की अगर बात करें तो ये कहां पर किया जाता है? ये साथियों मणिपुर में किया जाता है। कहां पर? मणिपुर में किया जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कहां पर है? तो ये साथियों बरेली में है। बरेली होना चाहिए था, बरेली नहीं है, तो बरेली यहां पर साथियों आप लोग डाल लेंगे। और बरेली की अगर बात करें तो ये सुरमा नगरी कहलाई जाती है साथियों बरेली, है ना। अगला सवाल कह रहे कि राखल लीला ये किस राज्य का लोक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है? तो ये असम का लोक नृत्य है। ये सवाल स्टैटिक जीके के सवाल है और ये सवाल यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम में हर बार साथियों यहां पर पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो ये कर्नाटक में किया जाता है साथियों यक्षगान नृत्य, है ना। उसके बाद देखिए कह रहे कि कुद नृत्य, क्या साथियों कुद नृत्य की अगर बात करें ये कहां किया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है कुद नृत्य। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो जो काली पूजा त्यौहार है ना,
ये अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है, आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि जल्लीकट्टू क्या है, तो ये सांड को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है जल्लीकट्टू। उसके बाद देखिए कह रहे कि दुर्गा पूजा ये कहाँ का त्यौहार है, तो ये तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है साथियों, दुर्गा पूजा का त्यौहार है ना। ईस्टर का त्यौहार इनमें से किस दिन होता है, तो ये रविवार को होता है साथियों, ईस्टर का त्यौहार। अगला सवाल है कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध थे, तो वीणा वादक की अगर बात करें समुद्रगुप्त भी थे, और समुद्र के साथ साथियों औरंगजेब जो थे ना ये भी थे। समुद्रगुप्त नहीं है तो औरंगजेब आप लोग आंसर के रूप में लगा देंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे, तो आपका जवाब क्या होगा, तो नकारा आपका जवाब हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए कह रहे कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक खिलाड़ी थे, मतलब ये क्या सारंगी वादक थे, या एक तरीके से अगर बात करें बांसुरी वादक, संतूर वादक, सरोद वादक, तो ये तो सारंगी वादक थे उस्ताद साबरी खान। उसके बाद देखिए गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये वायलिन वादक है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। साथियों टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरी हो जाती है। कह रहे कि पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो मैं कहूंगा ये बांसुरी वादक हैं, बांसुरी वादक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर यह बिहार में स्थित है, लेकिन बिहार में कहां पर है, तो मैं कहूंगा मधेपुरा में है। सिंहेश्वर मंदिर बिहार के मधेपुरा में है। उसके बाद देखिए मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करें तो ये कहां पर है, तो मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करें मदुरई में है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए होयसलेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो ये किस राज्य में है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है साथियों, होयसलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कंदरिया महादेव मंदिर की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है, ये साथियों खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से कौन से शहर है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि अक्षरधाम मंदिर कहां पर है, तो मैं कहूंगा ये तो नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए बांधवगढ़ बाघ रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है, तो ये तो साथियों मध्य प्रदेश में है। क्या बांधवगढ़ बाघ रिजर्व ये कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए कह के पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो साथियों ये कहां पर है, ये बात आपको भी याद रखना है साथियों। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपकी हिमाचल प्रदेश में, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए हिम तेंदुओं का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो ये कहां पर स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है करके कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है, ठीक है ना, तो ये कहां पर स्थित है साथियों, जो एक तरीके से बात करें कर्नाटक में स्थित है, लेकिन इसका नाम क्या है इस बाघ अभ्यारण्य का, क्या नागरहुल बाघ अभ्यारण्य है, या रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य है, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। मैं कहूंगा जो नागरहुल बाघ अभ्यारण्य ये कर्नाटक में स्थित है, और ये बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है, यानी कि सबसे ज्यादा एशियाई हाथी यहीं पर ही पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में संकटग्रस्त एस्चुरिन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य की बात चल रही है। ये कहां पर स्थित है, तो ये ओडिशा में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का ओशनिक नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है, यानी कि भारत का ओशनिक नेशनल पार्क इसमें से कौन सा है, ये आपको यहां पर बताना है। तो कच्छ में है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब साथियों, कच्छ में ही है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क। उसके बाद देखिए आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा, तो जो साथियों बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य है ये असम में स्थित है। कहां पर स्थित है, असम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो जो रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य है ना वो त्रिपुरा में स्थित है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, तो मैंने आपको बताया था साथियों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान साथियों लद्दाख में ही स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भीतरकनिका की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, केरल में, मेघालय में, गोवा में, ओडिशा में, ये तो साथियों ओडिशा में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लीपुतुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है साथियों बताइए, क्या ये तमिलनाडु में स्थित है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, जो आपका श्रीविल्लीपुतुर हाथी अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु में ही स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में स्थित है साथियों काली टाइगर रिजर्व, है ना। उसके बाद देखिए कह रहे कि बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, तो ये साथियों मेघालय में स्थित है। जो बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य है ना ये पता कहां पर है, ये मेघालय में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना।
ये एग्जाम फतेह अपना चैनल है साथियों। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं साथियों आपकी यूपी ट्रिपल पेट की तैयारी करवाऊंगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो किसकी बात चल रही है मुझे बताइए। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है तो आप लोग याद रखेंगे, आंसर आपका सी होगा। वियतनाम की राजधानी कौन सी है मुझे बताइए। तो हनोई की अगर बात करें तो ये वियतनाम की राजधानी। देखिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए, एक टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, अब दूसरा टॉपिक शुरू हो गया राजधानी वगैरह का, मुद्रा का। कह रहे हैं कि रियाल किस देश की मुद्रा है, तो रियाल तो साथियों ब्राजील की मुद्रा है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि इटली की मुद्रा मुझे बताइए, इटली की मुद्रा क्या, पैसो है, रुपया है, नहीं साथियों यूरो है। क्या यूरो कहाँ की मुद्रा है साथियों, ये इटली की मुद्रा है। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, तो हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। क्या साथियों, होनोलुलु ही ये हवाई द्वीप की राजधानी है। उसके बाद देखिए डेनमार्क की राजधानी का नाम बताइए, तो ये कोपेनहेगन है। क्या साथियों, कोपेनहेगन जो है ना ये डेनमार्क की राजधानी है। रेनमिनबी की अगर बात करें तो साथियों रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है, तो ये साथियों चीन में चलती है मुद्रा। क्या रेनमिनबी की अगर बात करें तो चीन की मुद्रा है ये। कह रहे कि प्राग कहाँ की राजधानी है मुझे बताइए, तो प्राग की अगर बात करें साथियों ये कहाँ की राजधानी है, तो आप लोग याद रखेंगे ये कहाँ की राजधानी है मुझे बताइए। क्या चेक गणराज्य की, बिल्कुल सही जवाब साथियों, चेक गणराज्य की ही राजधानी है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी की अगर बात करें तो ब्यूनस आयर्स जो है ना साथियों ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मेड्रिड कहाँ की राजधानी है, तो मेड्रिड की अगर बात करें तो ये तो स्पेन की राजधानी, कहाँ की साथियों, स्पेन की राजधानी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है मुझे बताइए, तो अर्जेंटीना की राजधानी अगर आपका जवाब ब्यूनस आयर्स है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु की अगर बात करें तो क्या हाथी आपका जवाब है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो हाथी ही है ना। चलिए, उसके बाद देखिए करके चंदन किस राज्य का राज्य वृक्ष है बताइए। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो कर्नाटक आप लोग याद रखेंगे क्योंकि कर्नाटक का राज्य वृक्ष का नाम क्या है, चंदन है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर राज्य का फूल है, तो मणिपुर की अगर बात करें शिरुई लिली आप लोग याद रखेंगे। शिरुई लिली जो है ना ये साथियों मणिपुर राज्य का राज्य फूल है। अगला सवाल है सारस कहाँ का राज्य पक्षी है, तो ये कहाँ का राज्य पक्षी है साथियों, क्या उत्तर प्रदेश का है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, इसका नाम है सारस। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, रोलर, क्रेन बर्ड, एशियाई कोयल, नहीं साथियों सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो है ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। उसके बाद देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है बताइए जरा, तो ये कहाँ पर स्थित है, क्या मैसूर में स्थित है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, ये तो मैसूर में ही स्थित है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है बताइए। चलिए, तो यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें ना तो नेपाल आप लोग याद रखेंगे, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों, पवित्र गाय है, आंसर आपका डी होगा। कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है, तो इस पक्षी का नाम ड्रोंगो है। क्या नाम है इस पक्षी का, ड्रोंगो इस पक्षी का नाम है, और ये साथियों भोजन चुराने के लिए दूसरे पक्षियों की आवाज निकालता है। अगला सवाल है कह रहे कि गोडावड़ को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, तो कब घोषित किया गया साथियों, 1981 में घोषित किया गया, आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है बताइए, तो महाराष्ट्र की अगर बात करें राज्य वृक्ष की अगर बात करें साथियों कौन सा है फटाफट बताइए। आम का वृक्ष, जम्मी का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, तो आम का वृक्ष ये आपका महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक उड़ानहीन पक्षी है, तो इसमें से उड़ानहीन पक्षी की अगर बात करें तो कीवी जो है ना ये एक उड़ानहीन ही तो पक्षी है ना, उड़ नहीं पाता है ये। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है फटाफट बताइए, तो बरगद अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद ही है। अगला सवाल भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर साथियों, बेंगलुरु में स्थित है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों अगर बात करें जो आपका यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम है ना, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करें क्या है, मैथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ के पूरे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये समझ लीजिए डेटा इंटरप्रिटेशन से साथियों यानी कि डीआई से पूरे के पूरे 20 सवाल आ रहे हैं, है ना। और रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के भी साथियों 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये डीआई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथ तो है लेकिन डीआई आपके लिए साथियों इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, है ना, कोण वगैरह के आधार पर,
एक तरीके से साथियों ये 360 डिग्री का हो जाता है ना। और इसके आधार पर कि भाई 75% इस पर खर्च होता है, 10% इस पर, 5 ऐसे करके साथियों सवाल होते हैं। तो ये चीज़ भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, है ना। ये मैं आपको साथियों अपने चैनल पर करवाऊंगा, मेन चैनल पर करवाऊंगा, है ना। चलिए तो साथियों आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, आपके लिए सारी कुछ तैयारी चल रही है, बस आप थोड़ा सा धैर्य दीजिए। और जितनी साथियों क्लासेस मैं आपको आपके लिए लेकर आऊँ, उन सारी क्लासेस को आप लोग देखा कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। चलिए तो बात करते हैं सवाल की। कह रही कि उज्जैन किस नदी के किनारे पर है, तो ये तो शिप्रा नदी के किनारे पर है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, मुझे बताइए कौन सा। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम साथियों यहाँ पर बात करते हैं सूरत की, तो ये भी है ना, ये भी साथियों मैसूर, ये भी। लेकिन भोपाल की अगर बात करें तो ये साथियों किसी नदी के किनारे पर नहीं बसा है, आंसर आपका सी होगा। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो महानदी के तट पर तो साथियों एक तरीके से कटक शहर स्थित है, आंसर आपका कटक हो जाएगा। उसके बाद देखिए नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। नदी जो है ना, ये कौन से शहर के किनारे पर है, तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे पर है। या अगर पूछे गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो नासिक शहर आपको बता देना है। अगला सवाल है करके गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर साथियों कानपुर स्थित है, आंसर आपका बी होगा। और अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो साथियों बद्रीनाथ शहर स्थित है, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है नहीं है, मुझे बताइए। तो देखिए गंगा नदी के तट पर स्थित कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो ये तो गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला देखिए साथियों अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अयोध्या की अगर हम बात करें तो ये तो सरयू नदी के तट पर स्थित है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, बताइए। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर साथियों डिब्रूगढ़ शहर स्थित है, डिब्रूगढ़ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है, बनारस साथियों बताइए। तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये साथियों यमुना नदी के तट पर स्थित है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो साबरमती नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही जवाब, आंसर आपका ए होगा। और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे, तो मूसी नदी के किनारे साथियों हैदराबाद शहर बसा हुआ है, राइट आंसर आपका बी होगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए। तो जमशेदपुर की अगर बात करें तो ये साथियों स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप लोग याद रखें। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इन सारे सवालों को साथियों आप लोग देखिए, अपनी तैयारी को साथियों तगड़ा करिए। मेरा मानना है कि जितना आपको अच्छे से पढ़ाया जाए उतना रिवीजन कर लेना, है ना। आपका पेपर ये जो है ना ये अच्छे तरीके से निकल जाएगा। शुरू से अंत तक आपको तैयारी करना, यानी कि सारे क्वेश्चंस आपको देखने, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। यानी कि किसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनमें से किस शहर को मैं कहूंगा जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब, आंसर आपका डी होगा। किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है, क्या पूर्व के एथेंस जो है ना साथियों ये मदुरै को कहा जाता है, मदुरै आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए गांधी सोलर पार्क ये कहां पर स्थित है, तो गांधी सोलर पार्क कहां पर स्थित है मुझे बताइए। चलिए क्या ये न्यूयॉर्क में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब, न्यूयॉर्क में ही स्थित है गांधी सोलर पार्क। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, बताइए जरा। तो राज्यसभा को, राज्य विधानसभा को, ग्राम सभा को नहीं साथियों, लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। अगला सवाल भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से पता किसे जाना जाता है साथियों, कोलकाता को जाना जाता है सिटी ऑफ जॉय के नाम से। उसके बाद देखिए अगला सवाल भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है, तो सिटी ऑफ जॉय अगर आए तो कोलकाता बताना, सिटी ऑफ पैलेस अगर आए तो मैसूर बताना, है ना। क्या बताना साथियों, मैसूर बताना, मैसूर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसको जाना जाता है, एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। तो कुर्ग को जाना जाता है साथियों, कुर्ग को ही भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद को साथियों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है, बताइए। रोम को, शिकागो को, न्यूयॉर्क को, वॉशिंगटन डीसी को। तो न्यूयॉर्क आप लोग याद रखेंगे क्योंकि न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है,
तो एड्रियाटिक की रानी की अगर बात करें साथियों, वेनिस शहर को कहा जाता है एड्रियाटिक की रानी, है ना। उसके बाद देखिए करके विंडी सिटी की अगर बात करें तो विंडी सिटी किसे कहा जाता है, शिकागो को, सिएटल को, मॉन्ट्रियल को, रोम को। तो शिकागो आप लोग याद रखेंगे, विंडी सिटी जो है ना ये शिकागो को ही कहा जाता है। भारत के मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, एक बार मुझे बताइए। तो भारत के मंदिरों की शहर की अगर बात करें तो भुवनेश्वर को कहा जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, भारत के मंदिरों का शहर भुवनेश्वर शहर को ही कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि बेंगलुरु शहर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो बेंगलुरु शहर को अंतरिक्ष शहर कहते हैं, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहते हैं, यानी कि इन सारे नामों से बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग तो साथियों जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा वाराणसी को कहते हैं नहीं, प्रयागराज को कहते नहीं, अलीगढ़ को कहते नहीं, साथियों कानपुर को कहा जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहने के झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, मुझे एक बार बताइए आप लोग। तो झीलों की नगरी की अगर बात करें उदयपुर को कहा जाता है। साथियों झीलों की नगरी ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, सोनभद्र में, चित्रकूट में, झांसी में या साथियों बलिया में, एक बार मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों सोनभद्र है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ही डोलोमाइट के भंडार पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साथियों आपके यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए थे। ये क्लास आपको कैसी लगी सताई एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। उसके अलावा साथियों मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी क्लासेस साथियों आपके सामने आ जाएंगी। तो 1 बाय 1 करके एक एक क्लास को आप सभी लोग देख लीजिएगा डबल स्पीड में, है ना। क्योंकि अगर आप साथियों इस चैनल से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, 3 से 4 क्लास हो चुकी होंगी, उन सारी क्लासेस को भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और हमारा मेन चैनल है साथियों टारगेट सिलेक्शन। क्या हमारा मेन चैनल की अगर बात करें तो टारगेट सिलेक्शन, उस पर साथियों डेली क्लासेस चल रही हैं यूपी SSC पेट की, है ना। और ये एग्जाम फतेह सेकंड चैनल है, तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और उसको जाकर भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ऐसे ही वीडियो क्लासेस आपको साथियों देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिएगा साथियों कमेंट सेक्शन में, जय हिंद, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।